विद्यार्थियों, फिजिक्स के क्लास के पिछले लेक्चर में हम लोग अध्याय 3 के भाग 4 में विद्युत सेल, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर के शिक्षण बिंदु में एक चौथा टॉपिक था सेलों का संयोजन। यह शेष रह गया था, इसको हमें आज पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम सेलों के संयोजन पर चर्चा करेंगे। सेलों का संयोजन क्यों करना पड़ता है, कितने तरीक़ों से हो सकता है, और जब हम सेलों का संयोजन करेंगे तो उसका परिपथ की धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह चीज़ें हमें आज चर्चा करनी है। इससे पहले यह मान के चला जा रहा है कि आप विद्युत सेल, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध समझ गए हैं। सेल के लगाने पर किसी परिपथ में जो कुल धारा होती है I बराबर उस सेल का विद्युत वाहक बल अपॉन परिपथ का कुल प्रतिरोध, अर्थात बाह्य प्रतिरोध और प्लस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध को हम कैपिटल R से और आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से निरूपित करते हैं। यह आपके संज्ञान में है। आइए हम लोग सेलों का संयोजन पाठ प्रारंभ करते हैं। सेलों का संयोजन या सेलों का समूहन, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। पहले यह समझते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, एक सेल यदि हम किसी भी परिपथ में लगाते हैं तो उसका विद्युत वाहक बल यदि कम है तो उस परिपथ में धारा का मान भी कम ही होता है। अब यदि हमें परिपथ में धारा की प्रबलता अधिक चाहिए तो निश्चित रूप से हमें कई सेलों को परिपथ में लगाना पड़ता है, और कई सेलों को संयोजित करके हम एक बैटरी बनाते हैं और उस बैटरी को उसमें लगाते हैं, तो धारा की प्रबलता में बढ़ोतरी होने की संभावना होती है। अब इन सेलों को जब हम जोड़ते हैं तो इन सेलों के जोड़ने के 3 तरीके हो सकते हैं। वे 3 तरीके हैं। पहला, श्रेणी क्रम में समूहन, समांतर क्रम में समूहन और मिश्रित क्रम में समूहन। यानी कि सेलों की जो ग्रुपिंग होगी वो 3 तरीके से हो सकती है, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड। यह तीनों तरीके हमें आज समझने हैं। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं श्रेणी क्रम समूहन से, ग्रुपिंग ऑफ सेल इन सीरीज। और तब देखते हैं कि सेलों के ग्रुप करने को या सेलों को एक साथ जोड़कर परिपथ में लगाने से क्या प्रभाव पड़ता है। मेन हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, हमें धारा की प्रबलता को अधिक करना है। तो सेलों का समूहन हम किस तरीके से करें कि धारा की प्रबलता अधिक हो जाए। अलग अलग परिस्थितियों में यह समूहन अलग अलग तरीके से करना होता है। सर्वप्रथम हम लोग श्रेणी क्रम समूहन समझते हैं। देखिए, श्रेणी क्रम समूहन में एक सेल का ऋण ध्रुव या पहले सेल का ऋण ध्रुव अगले सेल के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ ये पहला सेल है, पहले सेल का ऋण अगले सेल के धन से जोड़ा गया है। फिर दूसरे सेल का ऋण अगले तीसरे सेल के धन से जोड़ा जाता है। इस तरह से हम आगे जोड़ते चले जाते हैं, सभी सेलों को इसी क्रम में जोड़ते जाते हैं। और जब सभी को इसी क्रम में जोड़ लेते हैं तो पहले क्रम का जो धन होता है वो बाह्य परिपथ के प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, और अंतिम सेल का जो ऋण होता है वह प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं।
इस प्रकार यह जो सेलों का समूहन बनता है यह श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। इस श्रेणी क्रम समूहन में यदि हमने एक सेल लिया है जिसका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है, सेल के बीच में एक प्रतिरोध का चिन्ह बनाया गया है, ऋण और धन सिरे के बीच में, यह उसके आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E लिया गया है। ऐसा आवश्यक नहीं है, बट हम अपने एक कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, एक निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए यह एक सेलों का सभी का EMF E ले रहे हैं। अब मान लीजिए कि एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर E है, अगले सेल का भी विभवांतर E है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, 2E हो जाएगा। ऐसे तीसरा जोड़ेंगे तो 3E हो जाएगा, चौथा 4E हो जाएगा, यानी कि कुल n सेलों का कुल विभवांतर हमारा क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा। यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसके जो विद्युत वाहक बल है, इस पूरे समूह का यदि हम तुल्य विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल देखें तो वह किसके बराबर होगा, NE के बराबर होगा। यह बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? तो NE इसका कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा। अब आंतरिक प्रतिरोध की यदि बात करें तो आंतरिक प्रतिरोध भी श्रेणी में जुड़े हुए हैं, सभी सेल श्रेणी में हैं, और श्रेणी में जब प्रतिरोध जुड़ता है तो श्रेणी क्रम का जो संयोजन होता है वो R = R1 + R2 + R3 इस तरह होता है। तो उस क्रम में यदि हम देखें तो R + R + R n बार हम लेंगे तो कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। अब इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोनों बात समझ गए हम। कुल विद्युत वाहक बल कितना हुआ, NE, यहाँ N सेल जोड़ी गई हैं, और कुल आंतरिक प्रतिरोध सेलों का मिलाकर कितना हुआ, NR। अब देखिए यहाँ पर परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल बराबर NE और बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध = NR। अब परिपथ का परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध प्लस कुल आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है और कुल आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल nr। तो R + NR यह इसका क्या हो जाएगा, कुल परिपथ का परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा। अब ओम के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल जो हमने निकाला NE बटा कुल परिपथ का प्रतिरोध बाह्य प्लस आंतरिक, यानी कि R + NR। तो I बराबर क्या हो जाएगा, NER + NR। यह हमारे परिपथ में सेलों के संयोजन के बाद कुल धारा का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दो अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। दो तरह की अवस्थाएं यहाँ पर संभव हैं। पहली अवस्था, यदि वह प्रतिरोध की तुलना में, यदि बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो, यानी कि कैपिटल R की तुलना में इसका जो कुल आंतरिक प्रतिरोध NR है, यह NR इस R की तुलना में नगण्य हो, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध सेलों का बहुत कम हो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में। उस स्थिति में हम इस NR को कैपिटल R की तुलना में नगण्य मानकर यहाँ से क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। और जब यहाँ से NR को हटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, I बराबर NE/R। यदि एक सेल हम लगाए होते तो एक सेल की धारा क्या होती, एक सेल की धारा होती E/R + R, और यहाँ हम इसको नगण्य मानते हैं तो ये क्या होता है, E/R। R को हम नगण्य मानते तो, यानी कि एक सेल की धारा क्या होती, E/R। अब सभी सेलों की धारा क्या आ रही है, NE/R, यानी कि एक सेल की धारा का यह कितना हो गया, N गुना हो गया। तो देखिए लिखा है, अतः परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान प्रत्येक सेल में प्राप्त धारा के मान का N गुना होगा।
तो यह निष्कर्ष निकला कि पहली अवस्था यदि हो, क्या अवस्था, वह अवस्था यह है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ के बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य है, बहुत कम है। उस स्थिति में हमारी धारा का मान क्या हो जा रहा है, n गुना बढ़ जा रहा है। अब हम दूसरी परिस्थिति की बात करें, दूसरी अवस्था की बात करें। यदि बाह्य प्रतिरोध बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, यानी कि अब कैपिटल आर NR की तुलना में बहुत कम है। जब कैपिटल R NR की तुलना में बहुत कम होगा तो आप पहले वाले I बराबर NE बटा R प्लस NR में नीचे जो R प्लस NR है वहाँ कैपिटल R को नगण्य कर देंगे। जब कैपिटल R को नगण्य करेंगे तो क्या आ जाएगा, NE अपॉन R प्लस NR की जगह नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल NR आ जाएगा। कैपिटल R को हम नगण्य मानकर हटा देंगे। अब NE बटा NR में N कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा आपका, E बटा R आएगा। यदि एक सेल होता तो एक सेल की धारा भी क्या होती, E बराबर R प्लस R, तो यहाँ R को हम नगण्य करते हैं तो क्या आता है, E बटा R आता है। और कुल सेलों की विद्युत धारा भी क्या आ रही है, E बटा R ही आ रही है। यानी कि यदि दूसरी संभावना हो, दूसरी अवस्था हो, दूसरी स्थिति हो कि जब कैपिटल R का मान NR की तुलना में बहुत कम हो, उस स्थिति में हम देखते हैं कि सेलों के संयोजन से जो धारा मिल रही है वो एक सेल की धारा के बराबर ही मिल रही है। इसलिए यदि ऐसी अवस्था है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, धारा में कोई वृद्धि नहीं होगी। अतः निष्कर्ष क्या निकल के आता है, निष्कर्ष यह निकल के आता है कि अतः जब बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो तो अधिकतम धारा के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में समूहन उचित होता है। यानी कि पहली वाली अवस्था यदि है तो उस स्थिति में हम सेलों का संयोजन किस में करते हैं, श्रेणी क्रम में करते हैं। यह इससे निष्कर्ष निकल के आता है। अब हम बात करते हैं समांतर क्रम समूहन की, जो दूसरा हमारा तरीका है। तो समांतर क्रम समूहन में देखिए, समांतर क्रम समूहन में जैसा कि चित्र में दिखाया गया है आपको कि सभी सेलों का धन एक बिंदु A से जोड़ दिया जाता है और सभी सेलों का ऋण दूसरे बिंदु B से जोड़ दिया जाता है और इस A और B को एक बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ दिया जाता है। इस स्थिति में A और B के बीच जो विभवांतर होगा वो एक सेल का विभवांतर E ही होगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि कुल जो यहाँ पर विद्युत वाहक बल है वो क्या रहेगा, E ही रहेगा। और कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R प्लस R। इसको हम समांतर क्रम से निकालेंगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जो समांतर क्रम का हमारा सूत्र है। तो उस फॉर्मूले से यदि हम निकालें इसका कुल विद्युत वाहक बल और कुल आंतरिक प्रतिरोध तो वह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R m बार। m सेल जोड़े गए हैं समांतर क्रम में, श्रेणी में हम n लिए थे, यहाँ पर m ले रहे हैं तो m जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1/R कितनी बार, m बार। तो m बार हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, m/R आ जाएगा। यह कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया 1/R बराबर। तो ये R बराबर क्या हो जाएगा, R/m हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जो हमारा समांतर क्रम का एक सूत्र होता है आप जानते हैं पहले से, उसी में हमें रख देना है। तो R जो इक्विवेलेंट है वो हमारा क्या आ जाएगा, स्मॉल r/m आ जाएगा। अब जैसे हमने पहले निकाला था उसी तरह से हम I का मान निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल E/R प्लस R/m। और इसको यदि हल किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, यह हल करने में मिलेगा me/m कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसको आप नोट्स कॉपी में जब लिखेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। स्टेप वाइज स्टेप हम हल करते चल रहे हैं, केवल जैसे श्रेणी क्रम में किया था बिल्कुल उसी तरह से इसमें करेंगे। हमारा जो अंतिम रिजल्ट आएगा I बराबर वो आएगा me/m
एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब यहाँ पर भी हम दोनों अवस्थाओं का चर्चा करते हैं। यहाँ पर उन दोनों अवस्थाओं में स्थिति उल्टी हो जाएगी। कैसे उल्टी हो जाएगी? देखिए, पहली अवस्था, यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर की तुलना में नगण्य हो, तो उस स्थिति में हम स्मॉल आर को नगण्य मानेंगे। यहाँ एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा ई अपॉन आर के बराबर। ठीक उसी तरह से करना है। यहाँ पर देखिए, जब आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है तो यह आई बराबर ई बटा आर आ रहा है, जो एक सेल की धारा के बराबर है। यानी कि आंतरिक प्रतिरोध के नगण्य होने पर समांतर क्रम में धारा का मान बढ़ नहीं रहा है, जबकि इसके उल्टे श्रेणी क्रम में इस स्थिति में धारा का मान बढ़ रहा था। जबकि दूसरी अवस्था में इसके धारा का मान बढ़ेगा और आई बराबर एम ई अपॉन स्मॉल आर आएगा। उसी तरह से आप नगण्य करके सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये मिलेगा। इस स्थिति में यहाँ धारा का मान m गुना बढ़ जा रहा है। यानी कि यदि उसका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और यदि बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो तो समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी धारा का मान m गुना हो जाता है। अतः सेलों का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होने पर उनसे अधिक प्रबलता की विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। यह दो तरह की बातें हो जाती हैं। लेकिन यदि इन दोनों अवस्थाओं में से कोई अवस्था ना हो, यानी कि दोनों एक दूसरे के सापेक्ष नगण्य न हों, उस स्थिति में हमें यदि धारा का मान बढ़ाना हो तब हमें मिश्रित क्रम का प्रयोग करना पड़ता है, जो तीसरी विधि है। यानी कि यदि दोनों तुलनात्मक नगण्य नहीं हैं, दोनों लगभग बराबर हैं, किसी को भी हम नगण्य नहीं मान सकते हैं, तो फिर वहाँ स्थिति में मिश्रित क्रम करना पड़ता है। यानी कि श्रेणी और समांतर दोनों को एक साथ मिक्स्ड किया जाता है। तो मिश्रित क्रम, यहाँ पर देखिए मिश्रित क्रम समूहन। मिश्रित क्रम समूहन में हम क्या लेते हैं? समान विद्युत वाहक बल के n सेल, यानी कि E विद्युत वाहक बल के n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। यहाँ पर ये श्रेणी क्रम में n सेल जुड़े हैं, तो n सेल को जोड़ने पर यह एक कतार बन जाएगी। एक कतार का कुल विद्युत वाहक बल E का n गुना हो जाएगा, क्योंकि E जुड़ते जाएंगे श्रेणी में। n गुना हो जाएगा मतलब एक कतार का EMF NE हो जाएगा। और ऐसी कतारों को हम m बार समांतर क्रम में जोड़ते जाते हैं। यानी कि यह एरो दिखाई दे रहा है, m रोज ऐसी जोड़ देते हैं। n सेल ऐसे है और m कतारें ऐसे हैं। इन एक एक कतार को समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो एक कतार का जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वही पूरे समूह का भी विद्युत वाहक बल होगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर बदलता नहीं है। एक ही बिंदु पर दोनों जुड़े हुए हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच, यहाँ और यहाँ के बीच वही विद्युत वाहक बल होगा जो एक कतार का विद्युत वाहक बल यानी कि NE है। तो कुल विद्युत वाहक बल हमें मिल गया। अब हमें कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालना है और फिर धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध रखकर हल कर देना है। हल करने के बाद हमारे पास धारा का मान निकल आएगा। आइए देख लीजिए किस तरह से हल किया गया है। आप अपने से खुद से हल करके भी देखेंगे। आपको नोट्स PDF फॉर्म में दिया जाएगा, उससे आप लिख कर और उसको हल करके निष्कर्ष तक पहुंचिए और उसको समझने का प्रयास करिए और उससे एक निष्कर्ष निकालिए। देखिए यहाँ पर हम आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए जितने आंतरिक प्रतिरोध हैं उनका कुल प्रतिरोध NR होगा। फिर ऐसे ऐसे NR समांतर में जुड़े हैं, कितनी बार? M बार। तो 1/NR प्लस 1/NR प्लस कितनी बार? M पदों तक करेंगे तो M बटा NR हो जाएगा। कुल प्रतिरोध NR/M हो जाएगा। अब यह बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध जुड़कर ये होगा और कुल धारा का मान क्या हो जाएगा? कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध बाह्य प्लस आंतरिक, और इसको हल करने पर यह रिजल्ट प्राप्त होगा।
और इस रिजल्ट के प्राप्त होने पर इनमें से किसी को भी नगण्य करेंगे तो वह m गुना या n गुना धारा बढ़नी ही बढ़नी है, दोनों अवस्थाओं में। यानी कि यदि वह कोई भी नगण्य न हो तो भी उस धारा का मान बढ़ेगा, और धारा का मान बढ़ेगा तो अब यहाँ एक बात आती है कि धारा का मान अधिकतम कब होगा। इसके लिए धारा के अधिकतम मान का एक कंडीशन निकाली जाती है, आगे चल के उसको हल कर दिया जाएगा। वैसे एनसीईआरटी पुस्तक में उस कंडीशन का जिक्र नहीं है, लेकिन यह कंडीशन मैं यहाँ पर आपको चर्चा कर दे रहा हूँ कि जब यह दोनों का मान यानी कि बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध का मान लगभग बराबर हो, या कहिए कि बराबर हो जब, तो उस समय इस ग्रुपिंग में मिश्रित क्रम में धारा का मान अधिकतम हो जाता है। बाह्य प्रतिरोध और कुल आंतरिक प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ? यह मतलब हुआ बाह्य प्रतिरोध होता है कैपिटल R और कुल आंतरिक प्रतिरोध है यहाँ पर आपका NR/MR। NR/M कुल बाह्य प्रतिरोध होता है आपका कैपिटल R और कुल आंतरिक प्रतिरोध इस स्थिति में होता है NR/M। तो यह NR/M यह कुल आंतरिक प्रतिरोध, ये जब दोनों बराबर होंगे तो इस स्थिति में धारा का मान अधिकतम होगा। इसको प्रूफ किया जा सकता है, हम आगे कभी क्लास में किसी इसको प्रूफ भी कर दिया जाएगा। इसका मतलब हुआ MR/NR यह हो जाए जब, तो उस स्थिति में धारा का मान यहाँ पर अधिकतम होता है। इसको अधिकतम धारा का कंडीशन कहते हैं। इस प्रकार से हम परिपथ में सेलों का संयोजन समझ गए होंगे। 3 तरह से किया जाता है और सेलों का संयोजन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि परिपथ में धारा का मान बढ़ाना होता है। यह विद्युत धारा का अध्याय चल रहा है। अभी इस अध्याय में कुछ और महत्वपूर्ण लॉज बचे हुए हैं, जैसे किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन सेतु, विभव मापी। इनको हम आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे। आप, क्योंकि यह पठन पाठन की वह विधा नहीं है कि हम सीधे आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है, इसलिए इसमें आपको थोड़ी अधिक मेहनत की ज़रूरत होगी। आप घर पर ही रह रहे हैं इस समय और घर पर ही रह रहे हैं, तो आप पुस्तक की सहायता से इसको बार बार सुनकर, इसके PDF नोट्स से कॉपी में लिख कर और गणितीय हलों को अपने से कर कर आप यह सक्षम है, क्लास 12th में हैं, कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। सारी कैलकुलेशंस यहाँ नहीं दिखाई जा पा रही हैं, उनको आप करके समझ के उसको नोट्स बनाकर तैयार करिए और इसी तरह से इसी विधि से पढ़ने के लिए अभ्यस्त होइए। धन्यवाद।